अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके अस्बाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी गुलजार उर्दू। आज मैंने गुलजार उर्दू शुरू किया है। इसका पहला सबक है मुंशी प्रेमचंद का अफसाना गिल्ली डंडा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफसाना क्या है, इसके बारे में समझेंगे। फिर मुसन्निफ की हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे, मुंशी प्रेमचंद के ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे, कब उनकी पैदाश हुई, कब उनका इंतकाल हुआ, उनकी इब्तदाई तालीम कैसे शुरू हुई। उसके बाद उनकी लिखी हुई अफसाना पढ़ेंगे गिल्ली डंडा। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं अफसाना क्या है। अफसाने के बारे में जानते हैं कि अफसाना क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसाना 20वीं सदी के आगाज की पैदावार है। आगाज यानी शुरुआत, शुरू होना। जब 20वीं सदी शुरू हुआ तो उस वक्त अफसाना भी शुरू हुआ। तेजी से बदलते हुए जमाने का साथ देने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना खास कशिश रखता है। आजकल क्या है, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, लोगों के पास वक्त नहीं है, लोग बहुत बिजी रहने लगे हैं। तो ऐसे हालत में क्या है, जो मुख्तसर अफसाना है वो बहुत कशिश रखता है। लोग कम वक्त में छोटा सा अफसाना सुन लेते हैं, कहानी सुन लेते हैं। अफसाना इस कहानी को कहते हैं जिसमें जिंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। अब अफसाने कैसे कहानी को कहते हैं? अफसाना इस कहानी को कहते हैं जिसमें जिंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। नकादों ने अफसाने की मुख्तलिफ तारीफें बयान की हैं। नकाद कहते हैं तनकीद निगार को, जो अच्छे भले खरे खोटे की परख बताते हैं। तो उन्होंने, नकादों ने जो अफसाने की तारीफें की हैं, क्या क्या है। एक नकाद ने कहा है कि अफसाना ऐसी नसरी तख्लीक है जो एक ही नशस्त में पढ़ी जा सके। अब एक नकाद ने क्या कहा कि अफसाना ऐसी नसरी तख्लीक है जो एक ही नशस्त में पढ़ी जा सके। एक और नकाद का कौल है कि अफसाने में बुनियादी चीज वहदत तासीर है। नकादों का यह भी कहना है कि अफसानों के किरदार हमारी जिंदगी और तजुर्बों से मुताबिकत रखते हैं। नकादों का यह भी कहना है कि अफसानों के किरदार हमारी जिंदगी और तजुर्बे से मुताबिकत रखते हैं। यहाँ पर यह बताया था कि अफसाने में बुनियादी चीज क्या है, वहदत तासीर है। वहदत तासीर क्या है कि हम जब अफसाना पढ़े तो हमारे जो अंदर असर हो एक ही चीज का हो। अगर खुशी है तो पूरी अफसाने में खुशी ही आए। ऐसा नहीं कि हम खुशी कहीं पर पढ़ रहे हैं, कहीं पर फिर ऐसा अफसाना पढ़ते पढ़ते गम का माहौल आ जाए, कहीं पर आदमी को डर लगने लगे, ऐसा नहीं। तो अफसाने में जो बुनियादी चीज है वो वहदत तासीर होनी चाहिए और हमारे जिंदगी से और तजुर्बों से मिलते जुलते रहने चाहिए। मतलब कहानी ऐसा हो। अफसाना कहानी इख्तिसार के साथ जिंदगी के किसी अहम गोशे को हमारे सामने पेश करता है। मुख्तसर होने की वजह से वाकयात में झोल होने के अंदेशे भी कम होते हैं। अफसाना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होता है। अफसाना क्या है, इख्तिसार के साथ जिंदगी के, इख्तिसार यानी मुख्तसर, छोटा, तो जिंदगी के अहम गोशों को पेश करता है हमारे सामने। और मुख्तसर होने की वजह से इसमें क्या होता है, झोल भी कम होता है और अफसाना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होता है। यानी मुशाहिदा यानी जो उस अफसाना निगारों ने आंख से देखा है जो अपनी जिंदगी में, और जो उसने मुताला किया अपनी जिंदगी का, और इंसानी नफ्सियात का जो मुताला किया है उसका जो है क्या है, मुताला गहरा होना चाहिए अफसाना निगार का। उर्दू के अहम अफसाना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटू, असमत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, गुलाम अब्बास, क़रतुल ऐन हैदर और इंतज़ार हुसैन के नाम लिए जा सकते हैं। इनके बाद नए अफसाना निगारों की एक बड़ी तादाद भी हमारे सामने आ चुकी है। उर्दू के अदबी असनाफ में अफसाने का मर्तबा बहुत बुलंद है। असनाफ सिनफ की जमा है, सिनफ यानी किस्म। उर्दू की जो अदबी किस्में हैं उसमें क्या है, अफसाने का मर्तबा बहुत बुलंद है। बहुत से उर्दू अफसाने दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा किया जा चुके हैं और बहुत से ऐसे उर्दू अफसाने हैं जो मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा किए जा चुके हैं। यहाँ पर ये ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में। मुंशी प्रेमचंद
1880 ईस्वी में यानी 1880 में इनकी विलादत हुई। 1936 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। वो बनारस के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय था और वो बनारस के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। इनके वालिद डाक खाने में मुलाजिम थे। इब्तदाई तालीम गांव में हुई। इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम, जब उन्होंने तालीम शुरू की तो उनकी तालीम गांव में हुई। उर्दू और फ़ारसी की इब्तदाई तालीम के बाद इंटरनेट्स का इम्तिहान पास किया। प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गए। तालीम का सिलसिला जारी रखा और बीए की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने क्या किया? प्राइमरी स्कूल में पहले टीचर हो गए और तालीम का सिलसिला जारी रखा और बीए की डिग्री हासिल की। प्रेमचंद को तालिब इल्मी के ज़माने से ही मज़ामीन लिखने का शौक़ था। इसरार माबिद के नाम से इनका पहला नावल बनारस के एक रिसाले में शाये होना शुरू हुआ। उनको क्या है? तालिब इल्मी के ज़माने ही से मज़ामीन लिखने का शौक़ था और इसरार माबिद क्या था? उनका पहला नावल था जो बनारस के एक रिसाले में शाये होना शुरू हुआ। बाद में वो रिसाला ज़माने के लिए पाबंदी से मज़ामीन और अफसाने लिखने लगे। बाद में उन्होंने रिसाला ज़माना के लिए पाबंदी से मज़ामीन लिखने लगे। 1908 में इनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़ वतन के नाम से शाया हुआ। अब 1908 में जो इनकी कहानियों का पहला मजमुआ, जिसमें कई सारी कहानी थी, सोज़ वतन के नाम से शाया हुआ, जिसे हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया। जो उस वक्त की हुकूमत थी उसने ज़ब्त कर लिया। अब वह प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे। मुल्क में आज़ादी की तहरीक फैल रही थी। प्रेमचंद भी गांधी जी की शख्सियत से मुतासिर हुए। 1921 में सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। वो कलम के सिपाही बन गए और अपने तहरीरों को आज़ादी और कौमी तामीर के लिए मकासद के लिए वक्फ कर दिया। जब उन्होंने पहला कहानी लिखा, अफसाना लिखा 1908 ईस्वी में, उनके पहले अफसाने के मजमुआ का क्या नाम था? सोज़े वतन नाम था, जिसे उस वक्त की हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया। लेकिन प्रेमचंद ने बाद में क्या किया? प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे। मुल्क में आज़ादी की तहरीक फैल रही थी। उस वक्त आज़ादी का ज़माना था और आज़ादी की तहरीक बहुत ज़ोरों से फैल रही थी। अब प्रेमचंद भी गांधी जी की शख्सियत से मुतासिर थे और 1921 ईस्वी में सरकारी मुलाजमत उन्होंने छोड़ दी, उससे इस्तीफ़ा दे दिया और वो कलम के सिपाही बन गए और अपने तहरीरों को आज़ादी और कौमी तामीर के लिए वक्फ कर दिया। उन्होंने पूरी ज़िंदगी उसके बाद क्या किया? सिर्फ लिखा। कलम के सिपाही बन गए और उन्होंने सिर्फ लिखा और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। प्रेमचंद के अफसाने और नावल उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। प्रेमचंद के जो अफसाने हैं और नावल हैं वो उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। उन्होंने 350 से ज़्यादा अफसाने और 15 से ज़्यादा नावल लिखे हैं। 15 नावल उन्होंने लिखा है। उन्होंने अदब को मुकामी ज़िंदगी, ख़ास तौर पर देहातों के मसाइल का तर्जुमान बना दिया। प्रेमचंद की हकीकत निगारी ज़िंदगी के तजुर्बात व मुशाहदात का नतीजा है। इसी खुसूसियत ने उन्हें अपने हमअसरों से मुमताज़ कर दिया। इनके अफसाने कौमी, सियासी और समाजी रुझानात के आयनादार हैं। इनके जो अफसाने हैं वो कौमी, सियासी और समाजी रुझानात के आयनादार हैं। उसका बिल्कुल अक्स है। जो हमारे उस वक्त के हालात थे, हमारे मुल्क के जो कौमी हालात थे, सियासी हालात थे, समाजी हालात थे, जो उन्होंने कहानी लिखा, अपना अफसाना लिखा, वो बिल्कुल उसका आईना है। यानी उसमें पूरा उस वक्त के हालात उन्होंने उतार दिए। प्रेमचंद ने नावल और अफसानों के अलावा ड्रामे और मज़ामीन भी लिखे। इनके अफसानों के नुमाइंदा मजमुए प्रेम पच्चीसी, प्रेम चलीसा, ज़ादे राह, आखिरी तोहफ़ा और वारदात हैं। अफसानों के मजमुआ का नाम क्या क्या है? प्रेम पच्चीसी, प्रेम चलीसा, ज़ादे राह, आखिरी तोहफ़ा और वारदात हैं। नावलों में बेवा, बाज़ार हुस्न, गोशाए आफियत, मैदान अमल, चौगान हस्ती और गौदान बहुत मशहूर हैं। ये सब इनके मशहूर नावल हैं। आइए पढ़ते हैं प्रेमचंद की लिखी हुई अफसाना गिल्ली डंडा। हमारे अंग्रेज़ी खां दोस्त चाहे माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गिल्ली डंडा सब खेलों का राजा है।
गिल्ली डंडा क्या है? सब खेलों का राजा है, क्योंकि ये प्रेमचंद को बहुत पसंद है। अब भी जब कभी लड़कों को गिल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लान की ज़रूरत है, ना शिंगाड़ नट की, ना बल्ले की। मज़े से किसी दरख्त की एक शाख काट ली, गिल्ली बनाई और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब ये है कि इनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम अज़ कम 1 रुपया खर्च ना कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो सकता। यहाँ गिल्ली डंडा है कि बगैर हींग फिटकिरी के लगे रंग चोखा देता है। लेकिन हम अंग्रेजी खेलों पर ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सब चीज़ों से हमें नफरत सी हो गई है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद को गिल्ली डंडा से बहुत प्यार था, वो बहुत खेलते थे, इसलिए बोल रहे हैं कि हम क्या है, विलायती खेलों के बड़े हम उसके दीवाने हो रहे हैं और उसी खेल को हम पसंद करते हैं। और ऐसा क्या है कि अपनी सब चीज़ों से हमें नफरत सी हो गई। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना सिर्फ खेल की फीस ली जाती है। किसी को ये नहीं सूझता कि हिंदुस्तानी खेल खिलाएं जो बगैर पैसे कौड़ी के खेला जाता है। अंग्रेजी खेल इनके लिए हैं जिनके पास रुपया है। बेचारे गरीब लड़कों के सर पर फिजूल खर्चियाँ क्यों मंडते हो। स्कूल में भी क्या है, अंग्रेजी खेल खिलाया जाता है और उसके लिए 3-4 रुपये सालाना खर्च होता है। तो भाई गरीब आदमी है यहाँ पे सब लोग, तो उसके लिए क्यों फालतू पैसा दें? क्यों नहीं हम अपना हिंदुस्तानी खेल खेलें जो बगैर पैसे के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल इनके लिए हैं जिनके पास रुपया है। बेचारे गरीब लड़कों के सर पर फजूल खर्चियाँ क्यों मंडते हो। ठीक है, गिल्ली से आँख फूट जाने का अंदेशा रहता है, तो क्या क्रिकेट से सर फट जाने का, तिल्ली फट जाने का, टांग टूट जाने का खदशा नहीं रहता? अगर हमारे माथे पर गिल्ली लग जाने का दाग आज तक लगा हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो बल्ले से घायल होने का सर्टिफिकेट भी रखते हैं। खैर, तो ये अपनी अपनी पसंद है और बचपन की यादों में गिल्ली डंडा ही सबसे शीरीं याद है। सबसे शीरीं याद यानी सबसे मीठी याद है। वो अलीउल सुबह घर से निकल जाना, वो दरख्तों पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गिल्ली डंडे बनाना, वो जोशो खरोश, वो लगन, वो खिलाड़ियों के जमघटे, वो पदना और पदाना, वो लड़ाई झगड़े, वो बेतकल्लुफ़ सादगी जिसमें छूत छात गरीब अमीर की कोई तमीज़ ना थी। सुबह सुबह वो अलीउल सुबह यानी सुबह सवेरे क्या है, बच्चे घर से निकल जाते हैं और दरख्तों पर चढ़ गए, एक शाख काट ली और गिल्ली डंडा बना लिया। और खेल में वो जोश खरोश कि मत पूछिए। और सब लोग क्या है, मिलकर कोई छूत और छात के बगैर अमीर गरीब सब मिलकर सारे बच्चे खूब खेलते थे, जिसमें अमीराना चोचलों और गुरूर और खुदनमाई की गुंजाइश ना थी। और जिसमें क्या है, अमीराना चोचलों की कोई किसी गुरूर किसी खुदनमाई की गुंजाइश ही ना थी। उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं। वालिद साहब चौके पर बैठे रोटियों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ सिर्फ दरवाजे तक है, लेकिन उनके ख्याल में मेरा तारिक मुस्तकबिल टूटी हुई कश्ती की तरह डगमगा रहा है और मैं हूं कि पदाने में मस्त हूं। ना नहाने का ख्याल है, ना खाने का। गिल्ली है तो ज़रा सी, मगर इसमें दुनिया भर की मिठास और आशिकों का लुत्फ भरा हुआ है। बचपन में यही सब चीज़ें मज़ा देती हैं और इसमें इंसान इतना मस्त हो जाता है कि ना नहाने का ख्याल, ना खाने का ख्याल। और गिल्ली तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन दुनिया भर की मिठास इसमें भरी हुई है और आशिकों का लुत्फ भरा हुआ है इसमें। मेरे हमजेलियों में एक लड़का गया नाम का था। हमजेलिया नहीं, हम उम्र के सारे बच्चे जो थे उसमें एक लड़का का नाम क्या था, गया था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला लंबा, बंदरों की सी फुर्ती, बंदरों की सी लंबी लंबी उंगलियां, बंदरों की झपट। गिल्ली कैसी ही हो, इस तरह झपटता था जिस तरह छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं इसके माँ बाप कौन थे, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गिल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वो आ जाए इसकी जीत यकीनी थी। हम सब उसे दूर से आता देखकर इसका इस्तकबाल करते थे और उसे अपना गोइयाँ बना लेते थे। अपना गोइयाँ यानी अपने चैंपियन को अपने पास रख लेते थे, यानी अपने खेल में शामिल कर लेते थे, अपने हिस्से का गोइयाँ बना लेते थे। एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल रहे थे।
मैं पद रहा था, वो पदा रहा था। लेकिन अजीब बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट भी सहा नहीं जाता। मैंने गला छुड़ाने के लिए वो सब चालें चली जो ऐसे मौके पर खिलाफ कानून होते हुए भी काबिले माफ़ी हैं, लेकिन गया अपना दौर लिए बगैर पीछा ना छोड़ता था। मैं घर की तरफ भागा, मिन्नत समाजत और खुशामद का कोई असर ना हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ, पदाया तो बड़ा बहादुर बनकर, और पदने के वक्त क्यों भागते हो? जब जो हार जाता है उसको पदाया जाता है, और जो जीतता है वो पदाता है, और हारने वाला पदता है। तुम फिर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूंगा। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। खाने जाऊं ना पीने, हाँ, मेरा दांव दिए बगैर कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूं, हाँ, तुम मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूं, देखूं तुम मेरा क्या कर लोगे। घर जाओगे कैसे? दिल लगी है, दांव दिया है, दांव लेंगे। अच्छा, कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था, वो रख दो। वो तो पेट में चला गया, निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया था, मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने गया था। जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दांव ना दूंगा। मैं समझता था इंसाफ मेरी तरफ है, आखिर मैंने किसी गर्ज की वजह से ही अमरूद खिलाया होगा। कौन किसी के साथ बेगर्जाना सलूक करता है? भीख तक तो गर्ज ही के लिए देते हैं। जब गया ने मेरा अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या हक है हासिल है? रिश्वत देकर तो लोग खून छुपा जाते हैं, वो मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा? अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। ये सरासर बेइंसाफी थी। गया ने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ, मैं अमरूद समरूद कुछ नहीं जानता। मुझे इंसाफ का जोर था, हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वो मुझे जाने ना देता था। मैंने गाली दी, उसने इससे भी सख्त गाली दी, और गाली ही नहीं, एक डंडा भी जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस हथियार का मुकाबला ना कर सका, भागा। मैंने फौरन आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक लौंडे के हाथों पिट गया। मुझे इसी वक्त भी बेइज्जती का बास मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत ना की। उन्हीं दिनों वालिद साहब का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से जुदा होने का बिल्कुल अफसोस ना हुआ। अब नई जगह जाने की खुशी में सब कुछ भूल गया और अपने हमजोलियों से भी जुदा होने का अफसोस नहीं हुआ। वालिद साहब अफसोस करते थे, ये बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा भी अफसोस करती थी, यहाँ सब चीज़ें सस्ती थीं और महल्ले की औरतों से लगाव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला ना समाता था, लड़कों से शेखी बघार रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर अगर लड़कों को पीटे तो उम्र कैद हो जाए। मेरे दोस्तों की हैरत से फटी आंखें और मुतज्जिब चेहरे साफ बतला रहे थे कि मैं इनकी निगाहों में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में झूठ को सच बना लेने की वो ताकत होती है जिसे हम जो सच को झूठा बना देते हैं नहीं समझ सकते। दोस्त कह रहे थे, तुम खुशकिस्मत हो भाई, हमें तो इसी गांव में जीना भी है और मरना भी है। 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरिंग पास की है और किसी जिला का दौरा करते हुए इसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। इस जगह को देखते ही बचपन की इस कदर दिलकश और शीरी याद ताज़ा होती कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे के सैर को निकला। आंखें किसी प्यारे मुसाफिर की तरह बचपन के इन मकामात को देखने के लिए बेताब थीं, जिनके साथ कितनी ही यादगारें वाबस्ता थीं। लेकिन इस मानूस नाम के अलावा वहाँ कोई शनासा नहीं मिला। जहाँ खंडर था वहाँ पक्के मकानात खड़े थे। जहाँ बरगद का एक पुराना दरख्त था वहाँ अब एक खूबसूरत बागीचा था। इस जगह की काया पलट हो गई थी। अगर इसके नामो निशान का इल्म ना होता तो मैं इसे पहचान भी ना सकता था। वो पुरानी यादगारें बाहें फैला फैलाकर
अपने पुराने दोस्तों के गले लिपटने के लिए बेकरार हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। जी चाहता था कि इस जमीन से लिपट कर रोऊं और कहूं कि तुम मुझे भूल गई, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी याद ताज़ा है। अचानक एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गिल्ली डंडा खेलते देखा। एक लम्हे के लिए मैं अपने आप को बिल्कुल भूल गया। मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साहिबी ठाठ हैं, रुआब और इख्तियार के लिबास में हूँ। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गिल्ली डंडा समेट कर सहमे हुए लहजे में कहा, हाँ है तो। लड़का दौड़ा हुआ गया और जल्द एक 5 हाथ के काले देव को साथ ले आता हुआ दिखाई दिया। मैंने दूर ही से पहचान लिया। उसकी तरफ लपकना चाहता ही था कि इसे के गले से लिपट जाऊं, मगर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो, क्या मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में रहें? बहुत मजे में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साई हूं। माता दीन दुर्गा दोनों डाकिये हो गए हैं। और आप? मैं जिला का इंजीनियर हूं। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे, यानी जहीन थे। अब भी गुल्ली डंडा खेलते हो? मैंने गया की तरफ सवाल की आंखों से देखा। गिल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो पेट के धंधे ही से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें। तुम पदाना हम पदेंगे। तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वो आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वो ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा ऑफिसर। मेरा इसका क्या जोड़। बेचारा झीप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झीप ना थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। इस भीड़ में वो लुत्फ कहाँ रहेगा, लेकिन खेले बगैर तो रहा नहीं जाता था। आखिर फैसला हुआ, दोनों बस्ती से दूर तन्हाई में जाकर खेलें। वहां कौन देखने वाला बैठा होगा। मजे से खेलेंगे और बचपन की मिठाई को खूब मजे ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की तरफ चले और साथ ही एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं मतानत के साथ ये सब कुछ कर रहा था, मगर गया अभी तक मजाक समझ रहा था। इसके चेहरे पर खुशी और वलोले का कोई निशान नहीं था। शायद हम दोनों में जो फर्क हो गया था वो उसे सोचने में मुँह था। मैंने पूछा, तुम्हें भी हमारी याद आती थी? सच कहना। गया झीपता हुआ बोला, मैं आपको याद करके क्या करता हुजूर, किसी लायक हूँ? किस्मत में कुछ दिन आपके साथ खेलना लिखा था, नहीं तो मेरी क्या गिनती। वो डंडा जो तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने शर्माते हुए कहा। वो लड़कपन था सरकार, उसकी याद ना दिलाओ। वाह वाह, मेरे उन दिनों की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वो अब ना इज्जत और बड़ाई में पाता हूँ, ना दौलत में। कुछ ऐसी मिठास थी इसमें कि आज तक इससे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए थे। चारों तरफ सन्नाटा था। मगरिब की तरफ कोसों भीम ताल फैला हुआ था, जहां आकर हम किसी वक्त कंवल के फूल तोड़ने जाते थे और उसी के झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जून के शाम केसर में डूबी चली आ रही थी। मैं लपक कर दरख्त पर चढ़ गया और एक शाख काट लाया। झटपट गिल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने राब में गिल्ली रखकर उछाली और गिल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गिल्ली इसके पीछे जाकर गिरी। ये वही गया था जिसके हाथों में गिल्ली आप ही आप आकर बैठ जाती थी। वो दाहिने बाएं हो, गिल्ली उसके हथेली में पहुंचती थी। जैसे गिल्लियों पर जादू करके उसने बस में कर लिया हो। नई गिल्ली, पुरानी गिल्ली, छोटी गिल्ली, बड़ी गिल्ली, नोकदार गिल्ली, सभी उससे मिल जाती थी। गोया इसके हाथों में मुकनातीसी ताकत थी जो गिल्लियों को खींच लेती थी। लेकिन आज गिल्लियों को इससे वो मोहब्बत नहीं रही। फिर तो मैंने इसको पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह के फरेब कर रहा था। मश्क की कमी बेईमानी से पूरी कर रहा था।
दांव पूरा होने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि कायदे के मुताबिक गया की बारी आनी चाहिए थी। गिल्ली पर जब हल्की चोट पड़ती और वो जरा सी दूर गिर पड़ती तो लपक कर खुद ही उठा लाता और दोबारा टल लगाता। गया ये सारी बेकायदगियां देख रहा था और कुछ ना भूलता था, गोया उसे तमाम कायदे कवानीन भूल गए हों। उसका निशाना कितना बेखता था। गिल्ली इससे निकलकर टन से डंडे पर आकर लगती थी। इसके हाथ से छूटकर इसका काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वह गिल्ली डंडे से लगती ही नहीं है। कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आध घंटा पदाने के बाद गिल्ली एक बार डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की। गिल्ली डंडे के बिल्कुल पास से गई है, मगर लगी नहीं। गया ने किसी किस्म की नाराजगी का इजहार नहीं किया। नहीं लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल थी मैं ऐसा घपला करके जीतता बचता। यही गया मेरी गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैंने उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया है। अचानक गिल्ली डंडे में लगी और इतने जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस सबूत के मुकाबिल मुझे किसी तरह का फरेब चलने का हौसला इस वक्त भी ना हो सका, लेकिन क्यों ना एक बार सच को झूठ बनाने की कोशिश करूं। मेरा हर्ज ही क्या है? मान गया तो वाह वाह, वरना दो चार हाथ तो पदना ही पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके गला छुड़ा लूंगा। फिर कौन कौन दांव देने आता है? गया ने फातिहाना अंदाज से कहा। लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहा। तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार। और जो किसी ईंट से लग गई हो। मेरे मुंह से ये फकरा कैसे निकल गया, इस पर मुझे खुद हैरत है। इस सच्चाई को झुटलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात कहना। हम दोनों ने गिल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा, लेकिन गया ने मेरा कहना मान लिया। हाँ सरकार, किसी ईंट पर लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू किया, लेकिन इस कदर साफ और सरेह धोखा देने के बाद मुझे गया की सादगी पर रहम आने लगा। इसलिए जब तीसरी बार गिल्ली डंडे पर लगी तो मैंने बड़ी फराख दिली के साथ दांव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा वक्त होगा, ये न जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं नहीं, बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो, गिल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, मगर अब बिल्कुल मश्क नहीं थी। इसने दोबारा टन लगाने का इरादा किया, लेकिन दोनों ही बार चूक गया। 1 मिनट से कम में वो अपना दांव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर पदा, लेकिन 1 मिनट में अपना दांव खो बैठा। मैंने अपने दिल की वसत का सबूत दिया। 1 दांव और ले लो, तुम पहले ही हाथ में हार गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है, तुम्हारी मश्क छूट गई है। कभी खेलते नहीं हो? खेलने का वक्त ही नहीं मिलता भैया। हम दोनों मोटर में जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर जा पहुंचे। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गिल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे जब तुम्हें फुर्सत हो, सभी खिलाड़ियों को बुला लूं। मैंने शाम का वक्त दिया और दूसरे दिन मैच देखने को गया। कोई 10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले, मगर बेशतर नौजवान थे जिन्हें मैं पहचान ना सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठे बैठे तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल और उसकी करामत देखकर दंग रह गया। वो टल लगाता तो गिल्ली आसमान से बातें करती। कल किसी वो झिझक, वो हिचकिचाहट, वो बेदिली आज ना थी। लड़कपन की जो बात थी आज उसने कमाल की उरूज तक पहुंचा दी थी। कहीं कल उसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। इसके डंडे की चोट खाकर गिल्ली 200 गज की खबर लाती। पदने वालों में एक नौजवान ने कुछ बदउनवानी की। इसका दावा था कि मैंने गिल्ली दबोच ली है। गया का कहना था कि उछली है,
इस पर दोनों में ताल ठोंकने की नौबत आई। नौजवान दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर वो डर गया। मैं खेल में ना था, मगर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का लुत्फ आ रहा था जब हम सब कुछ भूल कर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हो गया हुआ कि गया कल मेरे साथ खेला नहीं, बल्कि खेलने का बहाना किया। उसने मुझे रहम के काबिल समझा। मैंने धांधली की, बेईमानियां की, उसे जरा भी गुस्सा ना आया, इसलिए कि वो खेल ना रहा था, मुझे खिला रहा था। मेरा जी देख रहा था। वो पदाकर मेरा कचूमर निकालना नहीं चाहता था। अब मैं अफसर हूँ। ये अफसर मेरी और इसके दरमियान एक दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, लेकिन इसका हमजोली नहीं बन सकता। लड़कपन था तब मैं उसका साथी था, हम में कोई भेद ना था। ये अहदा पाकर अब मैं इसके रहम के काबिल हूँ और मुझे अब वो अपना जोड़ नहीं समझता। वो बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। प्रेमचंद का जो दोस्त था गया, उसने क्या किया? प्रेमचंद के साथ खेला नहीं बल्कि उनको खिलाया। और इस बात का प्रेमचंद को बहुत एहसास हुआ कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं इंजीनियर हो गया वो, इसलिए वो मेरे साथ ठीक से नहीं खेला बल्कि उसने मुझे खिलाया। और ये बात को सोचकर वो क्या सोचते हैं कि वो तो बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूँ। आइए अब मुश्किल सवाल जवाब देखते हैं। आइए गिल्ली डंडा का खुलासा पढ़ लेते हैं। गिल्ली डंडा प्रेमचंद का मकबूल अफसाना है। ये दो दोस्तों की कहानी है जिस बचपन में एक कस्बे में गिल्ली डंडा खेलते थे। अफसाने के इब्तदाई हिस्से में मुसन्निफ ने गिल्ली डंडा की खूबियां बताई हैं कि ये दूसरे खेलों, खास तौर पर अंग्रेजी खेलों के मुकाबले में इंतहाई सस्ता है, जो बगैर पैसे कौड़ी के खेला जाता है। मुसन्निफ का कहना है कि बचपन की यादों में गिल्ली डंडा ही सबसे शीरीं याद है। वो अलीउल सबाह घर से निकल जाता, वो दरख्तों पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गिल्ली डंडे बनाना, वो जोश व खरोश, वो लगन, वो खिलाड़ियों के जमघटे, वो पदना और पदाना, वो लड़ाई झगड़े जिसमें छूत छात गरीब अमीर की कोई तमीज ना थी। मुसन्निफ के साथ गिल्ली डंडा खेलने वाले लड़कों में गया नाम का एक लड़का, जो उम्र में 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला पतला, लंबा, बंदरों की तरह फुर्ती, बंदरों की तरह लंबी उंगलियां, बंदरों की झपट, गिल्ली कैसी हो इस तरह झपटता था जिस तरह छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं इसके माँ बाप कौन थे, कहाँ रहते थे, क्या खाता था, पर था गिल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वो आ जाता उसकी जीत यकीनी थी। एक दिन मुसन्निफ और गया दोनों ही खेल रहे थे। मुसन्निफ का बयान है कि मैं पद रहा था और वो पदा रहा था। अजीब बात यह थी कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते थे, पदना 1 मिनट भी सहा नहीं जाता। पदते पदते मैं थक गया और मैंने गला छुड़ाने के लिए वो सब चालें चली जो ऐसे मौके पर खिलाफ कानून होते हैं, होते हुए भी काबिले माफ़ी हैं। लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर पीछा ना छोड़ता था। मैं घर की तरफ भागा। गया ने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ। वो मुझे जाने ना देता था। मैंने गाली दी, इसने इससे भी सख्त गाली दी और गाली ही नहीं एक डंडा भी जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस हथियार का मुकाबला ना कर सका। मैं थानेदार का एक लड़का एक लौंडे के हाथों पिट गया। इन्हीं दिनों वालिद साहब का वहां से तबादला हो गया। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और कई जिला का दौरा करते हुए इस कस्बा में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। अब इस जगह की काया पलट गई। अचानक एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गिल्ली डंडा खेलते देखा। एक लम्हे के लिए मैं अपने आप को भूल गया। मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़का दौड़ा हुआ गया और जल्दी जल्दी एक 5 हाथ के काले देव को साथ ले आता हुआ दिखाई दिया। मैंने दूर ही से पहचान लिया। बोला, कहो क्या मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में रहे? बहुत मजे में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साई हूँ। माता दीन दुर्गा दोनों डाकिए हो गए हैं। और आप? मैं जिला का इंजीनियर हूँ। वो बोला,
सरकार तो पहले भी बड़े ज़हीन थे। मैंने पूछा, अब भी गिल्ली डंडा खेलते हो? मैंने गया की तरफ सवाल की आंखों से देखा। गिल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो पेट के धंधे ही से छुट्टी नहीं मिलती। मैंने कहा, आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वो आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। मोटर में बैठकर हम बस्ती से 3 मील निकल आए। गिल्ली डंडा बनाकर खेल शुरू हुआ। मैंने राब में गिल्ली रख कर उछाली और गिल्ली गया के सामने से निकल गई। ये वही गया था जिसके हाथों में गिल्ली आप ही आप पहुंच जाती थी। लेकिन आज गिल्लियों को इससे वो मोहब्बत नहीं रही थी। मैं पदाने के लिए तरह तरह के फ्रेम कर रहा था। गया की बारी आनी चाहिए, मगर गया ये सारी बेकायदगियां देख रहा था और कुछ बोलता ना था। गोया उसे तमाम कायदे कवानीन भूल गए हों। कानून की जमा कवानीन होता है। मुझे गया की सादगी पर रहम आने लगा। मैंने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए उसे दांव दे दिया। गया ने पदाना शुरू किया। मैंने देखा कि अब इसे बिल्कुल मश्क नहीं थी। अंधेरा होने लगा था। खेल खत्म करके हम मोटर में जा बैठे। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गिल्ली डंडा का मैच होगा। मैं अगले रोज मैच देखने गया। 10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले, मगर बेशतर नौजवान थे जिन्हें मैं पहचान ना सका। मैच शुरू हुआ। आज गया का खेल और इसकी करामत देखकर मैं दंग रह गया। कल की सी वो झिझक, वो हिचकिचाहट, वो बेदिली आज ना थी। अब मुझे मालूम हो गया कि गया कल मेरे साथ क्यों खेला। नहीं बल्कि खेलने का बहाना किया। वो खेल नहीं रहा था, मुझे खिला रहा था। वो पदाकर मेरा कचूमर निकालना नहीं चाहता था। अब मैं अफसर हूँ। लड़कपन था तब मैं इसका साथी था। हम में कोई भेद नहीं था। ये अहदा पाकर अब मैं इसके रहम के काबिल हूँ और मुझे अब वो अपना जोड़ नहीं समझता था। वो बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। आइए अब सवाल जवाब देखते हैं। सवाल एक है, मुसन्निफ ने गुल्ली डंडे को क्यों खेलों का राजा किस बुनियाद पर कहा है? जवाब लिखेंगे, मुसन्निफ ने गिल्ली डंडे को खेलों का राजा इसलिए कहा है कि इसके लिए किसी लान, नट, बल्ले की ज़रूरत नहीं। देहात में लड़के किसी दरख्त की शाख काटकर गिल्ली बल्ला बना लेते हैं। इसके अलावा 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो जाता है। टीम की ज़रूरत नहीं होती। बगैर कोई पैसा खर्च किए ये गिल्ली डंडा खेल सकते हैं। जबकि दूसरे खेलों जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल वगैरह पर पैसे खर्च होता है। गया के दांव से बचने के लिए ज़िला इंजीनियर ने कौन कौन सी चाल चली? जवाब लिखेंगे, ज़िला इंजीनियर बन जाने की वजह से गिल्ली डंडा खेलने की मशक नहीं रही थी, इसलिए वो बेईमानी करने लगा। दांव पूरा होने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि कायदे के मुताबिक गया की बारी आनी चाहिए थी, मगर गिल्ली जरा ही दूर पर गिरती तो खुद उठाकर दोबारा टल लगाता। गोया सारी बाकायदगियों से काम लेकर जिला इंजीनियर डंडा खेलता रहा। गया के दांव से बचने के लिए इसने तरह तरह की चाल चली। मुसन्निफ को यह एहसास क्यों कर हुआ कि गया इससे जानबूझकर हार रहा था? जवाब लिखेंगे, मुसन्निफ को यह एहसास इसलिए हुआ कि इसने अगले रोज गया को मैच खेलते हुए देखा कि किस तरह गया गिल्ली डंडा खेल रहा है, किस तरह टल लगा रहा था और किस तरह मुखालिफ टीम की गिल्लियों को पकड़ रहा था। ये मंजर देखकर मुसन्निफ को ख्याल आया कि कल गया ने मेरे साथ खेलने का बहाना किया। वो सही तरह खेला ही नहीं, वो खेल नहीं रहा था, खिला रहा था। सवाल है 4, अगर आप गया की जगह होते तो आपका रवैया कैसा होता? आप अगर गया की जगह होते तो क्या करते आप? जवाब है, मुंशी प्रेमचंद ने जिस दौर में ये कहानी लिखी उस वक्त एक अनपढ़ देहाती और पढ़े लिखे जिला इंजीनियर के दरमियान समाजी तौर पर जो फर्क था, उसके बावजूद बचपन की दोस्ती होने के हमारा रवैया भी वही होता जो गया का था, क्योंकि बचपन की दोस्ती थी और बचपन के दोस्त जो थे वो बहुत बड़ा इंजीनियर बनकर आया था और गया बेचारा गरीब आदमी था, तो इसलिए वो उसके साथ वैसे ही खेल रहा था जैसे इंजीनियर साहब बोल रहे थे। वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा था और नहीं खेल रहा था, लेकिन गया खेलने में
माहिर वैसे ही था। जब दूसरे दिन इंजीनियर साहब ने देखा कि गया तो वैसे ही फुर्ती के साथ खेल रहा है, तो उन्हें बहुत एहसास हुआ कि हमने इसके साथ गलत किया। गया तो एक अब हमसे बड़ा हो गया और हम छोटे हो गए हैं। ये कहानी बहुत ही अच्छी और बहुत दिलचस्प है। आप इसको पूरा पढ़ें और अच्छी तरह समझें ताकि आपको पूरे सवालों के जवाब देने आ जाएं, और 1 नंबर का भी अगर इससे क्वेश्चन आए तो आप इसे अच्छी तरह दे पाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।